हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा डिटेल में आपको समझाया गया है। रिवीजन के साथ साथ स्टैटिक पॉइंट्स भी आपके कवर कराए जाते हैं इस करंट अफेयर में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल का क्विकली रिविजन करेंगे। अभी द कश्मीर फाइल्स जो है ये बेस्ट फिल्म चुनी गई है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार 2023 में, और वहीं फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है आरआरआर को। पूरी लिस्ट देखने के लिए कल की वीडियो जरूर देखें। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया और 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये ऋण वृद्धि प्रतिशत के मामले में पब्लिक सेक्टर बैंक की लिस्ट में टॉप पर आया है। और भारत और मिस्र के बीच में, इजिप्ट के बीच में दिल्ली में आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई है। इसके अलावा श्रम मंत्रालय के द्वारा ईएसआईसी के तहत बेरोजगारी लाभ 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो में खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित हुआ। बाफ्टा अवार्ड की भी घोषणा की गई। बाफ्टा अवार्ड की लिस्ट भी हम लोगों ने कल देखा। उसमें बेस्ट फिल्म चुनी गई थी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इसी ने सबसे ज्यादा 7 पुरस्कार जीते थे, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी भी शामिल है। और अभी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ये मैराथन थी। ठीक है, तो ये आयोजन किया गया लद्दाख में। और गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली जी का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर देखिए। पहला क्वेश्चन, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बना? तो टीम इंडिया ने अपना नया किट स्पॉन्सर चुना है दोस्तों एडिडास को। एडिडास अब भारतीय टीम की किट स्पॉन्सर होगी। अब ये किट स्पॉन्सर क्या होता है सर? आपने तो बताया था कि टाइटल स्पॉन्सर होता है एक, वही जानते थे, कोई बात नहीं। बहुत प्रकार से स्पॉन्सर्स होते हैं। देखो आजकल ना ये जो भी क्रिकेट आयोजित होता है या कोई भी खेल होता है आयोजित होता है, तो उसमें आप जहां जहां पर भी किसी भी ब्रांड का नाम देखते हैं वो सब स्पॉन्सर किया गया रहता है उस कंपनी के द्वारा। किट स्पॉन्सर मतलब जो किट होता है ना, किट में क्या आता है, एक कोई क्रिकेटर हो उसका किट में क्या आता है, हेलमेट से लेकर ग्लव्स से लेकर उसका पैड, ठीक है, ये सब चीजें किट के तहत आती है। और किट को जो स्पॉन्सर करता है वो कंपनी है अब एडिडास। पहले एमपीएल करा करती थी, लेकिन एमपीएल बीच में ही छोड़ करके भाग गई। तो फिर कुछ टाइम के लिए बीसीसीआई ने किलर क्लोथिंग लिमिटेड जो है, जो किलर जींस बनाती है, उससे समझौता किया था, लेकिन वो अस्थायी तौर पर था। और अब फिर से 5 सालों के लिए एडिडास के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ये 350 करोड़ रुपए की डील हुई है बीसीसीआई से। ध्यान रखिएगा, ये किट स्पॉन्सर है, ना कि टाइटल स्पॉन्सर और ना ही जर्सी स्पॉन्सर। ठीक है, वो दोनों स्पॉन्सर अलग होंगे और टूर्नामेंट का स्पॉन्सर भी अलग होता है। फिलहाल एडिडास के बारे में अगर बात करें तो एडिडास के अभी वर्तमान में रोहित शर्मा, कुलदीप यादव और ऋषभ पंत, ये 3 खिलाड़ी भी हैं जो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। वैसे बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है ये। रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं और इसके सचिव हैं कौन? जय शाह। और उन्हीं को तो अभी इस्तीफा दिया था चेतन शर्मा ने। चेतन शर्मा कौन है? चेतन शर्मा दोस्तों ये अभी तो कुछ नहीं है, अब तो चले गए। पहले सिलेक्टर कमेटी के अध्यक्ष थे, जो टीम सिलेक्ट करती है ना, तो सिलेक्शन कमेटी में अध्यक्ष थे चेतन शर्मा। लेकिन उनका एक वीडियो वायरल हुआ, लीक हुआ, और उसके बाद से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश में 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुखाब की घोषणा हुई? ये घोषणा हुई है सऊदी अरेबिया में। 800 बिलियन डॉलर का मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस किया है सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने। इन्होंने बताया है कि ये एक हाईटेक सिटी बनाएंगे। एक हाईटेक सिटी डेवलप की जाएगी सऊदी अरब में, न्यू मुरब्बा नाम से। ये रियाद में ही होगा। न्यू मुरब्बा नाम से ये जो हाईटेक सिटी होगी, इस पर 800 बिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे। और यहाँ पर मुकाब नाम की एक बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसकी ऊंचाई 400 मीटर होगी और दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक होगी ये। तो 2030 तक बनने का टारगेट रखा गया है और ये फ्यूचर सिटी के रूप में दावा किया जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान वहां के क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं वर्ल्ड मैप में सऊदी अरेबिया है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है इधर
इस साइड में गल्फ कंट्रीज में ये ओमान रहा, और ये रहा बड़ा सा देश सऊदी अरेबिया। ये देखिए, ये बड़ा सा देश है सऊदी अरेबिया, यहाँ पर गल्फ कंट्रीज में सबसे बड़ा है, और ईरान भी यहाँ पर बड़ा देश है। सऊदी अरेबिया में देखिए ये कैपिटल है इसकी रियाद, और मैंने आपको बताया था ना रियाद रियाल मजलिस अल सूरा, ऐसे ही आपको बोलना है रिदम में। रियाद है यहाँ की कैपिटल, रियाल है यहाँ की करेंसी, और मजलिस अल सूरा होती है यहाँ की संसद। और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। क्लियर। यहाँ पर बाकी सभी ये छोटे छोटे देश हैं, कतर हुआ, बहरीन हुआ, यूएई हो गया ये, ठीक है। इधर ओमान है, नीचे यमन है, इधर इराक है, और ये रहा बड़ा सा देश ईरान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड थिंकिंग डे। तो ये दिवस दोस्तों मनाया जाता है 22 फरवरी को। तो 22 फरवरी को ये दिवस मनाया गया, वर्ल्ड थिंकिंग डे। थिंकिंग के बारे में मतलब सोच, चिंतन, लोगों को सोचने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए, सही मार्गदर्शन प्रोवाइड करने के लिए, और दुनिया में लोग अच्छा सोचें, अच्छे के लिए सोचें, भलाई के लिए सोचें, इसको बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई है आवर वर्ल्ड, आवर पीसफुल फ्यूचर, इन्वायरमेंट, पीस एंड सिक्योरिटी। 1926 से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, इसी दिन विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। यह दिवस इंपॉर्टेंट इसलिए है कि स्काउट दिवस के ही चौथी वर्षगांठ पर इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, स्काउट दिवस जब मनाया जाना शुरू हुआ था, मतलब ये दिवस इससे पहले का है। तो स्काउट दिवस के ही चौथी वर्षगांठ थी, तो उस पर विश्व चिंतन दिवस की शुरुआत की गई थी। ठीक, अगला देखते हैं। यहां पर देखिए फरवरी महीने का सभी महत्वपूर्ण दिवस आपके सामने लेकर के आया हूं। आप इसको रीड डाउन कर लिया करो। दूसरे तीसरे में आपका रिवीजन भी करा देता हूं, यहाँ पर भी पर्याप्त समय देता हूं आपको वीडियो को पास करके रीड करने का। तो आप कोशिश क्या करो, इसको एक बार रीडिंग जरूर लगा लिया करो। और वैसे मैं आपको पीडीएफ देता ही हूं, तो आप लोग पीडीएफ जब पाया करो ना, तब भी एक बार इसको सब का सब शुरू से जरूर पढ़ डाला करो। अगला, हाल ही में वर्ष 2023 का ज्ञानप्पना पुरस्कार किसे दिया गया? तो ज्ञानप्पना पुरस्कार मिला दोस्तों वी मधुसूदन नायर जी को। वी मधुसूदन नायर जी एक कवि हैं, बहुत ही फेमस कवि हैं मलयालम भाषा के। ठीक है, तो इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। ये गुरुवायूर देवस्वम द्वारा स्थापित किया गया पुरस्कार है। इसके तहत 50,000 रुपए दिए जाता है, एक सोने की लॉकेट दी जाती है 10 ग्राम की। ठीक है, 10 ग्राम बोले तो 1 तोला, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो फिलहाल कवि वी मधुसूदनन नायर जी को ये दिया गया है। मलयालम साहित्य के ये कवि हैं और आलोचक हैं। इनको इससे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार, आसन स्मारक कविता पुरस्कार, पद्म प्रभा साहित्यिक पुरस्कार, कुंजू पिल्लई पुरस्कार और भी कई अवार्ड, कई सम्मान इनको मिल चुके हैं। तो दक्षिण भारत की संस्कृति से आते हैं, वहां के ये साहित्य के कवि हैं। ठीक है, तो जो दक्षिण भारत के जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनसे रिलेटेड बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय कनाडाई को पोषण अभियान स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का संयोजक नियुक्त किया? तो अभी स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का संयोजक नियुक्त किया गया है आफसा खान को। आफसा खान देख लीजिए, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाई गई हैं। इंडो कनेडियन अफसाना खान, कोऑर्डिनेटर फॉर स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट। एक मूवमेंट चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट, जो कि कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए है। और ये 65 देशों और 4 भारतीय राज्यों के नेतृत्व वाली पहल है। तो 2030 तक कुपोषण को समाप्त करने के लिए ये पहल है, और इसमें इनको बनाया गया है एम्बेसडर। ठीक है, ये आई हैं ग्रेटा वेरबर्ग की जगह पर। नीदरलैंड की जो ग्रेटा वेरबर्ग थी, इनकी जगह पर ये काम किया करती थी पहले। अब अफसा खान नियुक्त कर दी गई हैं। इनके पास 2 देशों की नागरिकता है, कनाडा और ब्रिटेन की। देखो, कनाडा में भी और ब्रिटेन में भी यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन अपने भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अपने भारत में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। वैसे नागरिकता भारत के अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय संविधान में है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, और इसमें बताया गया है कि एकल नागरिकता होगी। एकल मतलब अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपके पास केवल भारत की ही नागरिकता रहेगी। आप किसी दूसरे देश की नागरिकता जैसे ही लोगे तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो, इनके पास 2 नागरिकता है। ऐसे ही यूएस में भी है, यूएस में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगला स्टैटिक जीके का अपना सेगमेंट है। तो डेली जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग स्टैटिक जीके भी पढ़ते आ रहे हैं, और 160 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं आज से पहले, और आज हम लोग 170 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसको लिखा था वीर सावरकर ने।
वीर सावरकर जी से याद रखिएगा, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? अंडमान निकोबार में। कहां पर? अंडमान एंड निकोबार में है, निकोबार में है, ठीक है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1916 में की गई थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी होम रूल लीग की स्थापना। गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल का नाम नारायण घाट है, याद रखिएगा। समाधि स्थलों को भी डेली मैं आपको एक न एक बताता रहता हूं, तो आप उनको भी याद करते रहिए। कटक शहर किस नदी के किनारे बसा है? महानदी के किनारे। कटक उड़ीसा का एक शहर है, उड़ीसा का एक शहर है। और मैंने आपको बताया था ना, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? यहीं पर है। और अभी यहीं पर चावल अनुसंधान पर एक कांग्रेस आयोजित हुआ, एक समिट, एक सम्मेलन आयोजित हुआ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई थी वहां पर। दूसरा संस्करण था। पाम ऑयल की नदी किस नदी को कहा जाता है? नाइजर नदी को पाम ऑयल की नदी कहा जाता है, रिवर ऑफ पाम ऑयल कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। देश नायक की उपाधि किसे मिली थी? सुभाष चंद्र बोस जी को। इनको नेताजी की भी उपाधि मिली थी। नेताजी की उपाधि किसने दी थी? हिटलर ने दी थी। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया नाम का फूल जो होता है, ये सबसे बड़ा फूल माना जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि ये लाखों में दान किया करता था। किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? तो देखो, सूरीनाम जो है ना, ये सबसे ज्यादा प्रतिशत यहाँ पर वन आच्छादित है, मैक्सिमम पार्ट। अच्छा, एक चीज और, क्षेत्रफल का सर्वाधिक कुल प्रतिशत, ये तो देश की बात हो गई। अगर राज्य की बात की जाए तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। भारत में अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश आप बताएंगे। ये देखो स्टैटिक जीके हैं, ये तो रैंडमली। अगर आप चाहते हो चैप्टर बाय चैप्टर एक सीरियल वाइज पढ़ना, तो आप चैप्टर बाय चैप्टर प्रैक्टिस सेट सहित ये ई बुक हमारी ले सकते हो, जिसमें आपको स्टैटिक जीके का संपूर्ण कवरेज दिया गया है। स्टैटिक जीके का ये राफेल जेट है, इसमें हर एक चीजें आपको मिल जाएंगी। खिलाड़ियों से संबंधित जो आत्मकथाएं, स्वतंत्रता सेनानियों की पुस्तकें, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, प्रथम महिला, शास्त्रीय लोकगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, ठीक है, मेट्रो, स्टेडियम, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। झील, दर्रे, बांध, यूनेस्को विरासत स्थल, सब कुछ प्रैक्टिस सेट, एनिमेशन, इमेजेस के साथ। इस ई बुक को आप हिंदी में भी प्राप्त कर सकते हो, इंग्लिश में भी प्राप्त कर सकते हो। इस नंबर पर व्हाट्सएप करो या फिर एमजेटी ऐप पर जाकर के इसे परचेज कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे देखते हैं। अगला, हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज दोस्तों ये हैं स्पेन के, स्पेन के हैं। स्पेन के और कौन लीजेंड खिलाड़ी हैं टेनिस के? राफेल नडाल, ठीक है। तो ये टेनिस का ही टूर्नामेंट है, याद रखिएगा। अर्जेंटीना ओपन टेनिस का ये खिताब जीत लिए हैं 2023 में कार्लोस अल्कराज ने। इन्होंने कैमरून नॉरी को हराया है। किसको हराया है? कैमरून नॉरी को हराया हुआ है और ये जीत लिया है। इनका पहला ये टाइटल था अर्जेंटीना ओपन का। दोस्तों 2015 में राफेल नडाल ने जीता था। उसके बाद से कार्लोस अल्कराज ये अवार्ड जीतने वाले पहले स्पेन के खिलाड़ी बन चुके हैं, ठीक। टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वोच्च रैंक वाले विजेता भी बन चुके हैं। और कुछ दिन पहले ये नंबर दूसरी रैंक, नंबर फर्स्ट रैंक पर पहुंचते रहते हैं, फिलहाल वो तो बात की बात है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि 2022 में भी ये काफी अच्छा प्रदर्शन किए थे। एक तो ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए थे, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम, जो कि आखिरी वाला ग्रैंड स्लैम होता है, वो जीते थे। मियामी ओपन जीते थे और मैड्रिड ओपन जीते थे। स्पेन के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। आगे आने वाले टाइम पर इनका नाम बहुत बार आएगा, क्योंकि उभरते हुए खिलाड़ी हैं। वैसे अगर राफेल नडाल की बात करें, इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, इन्हीं के देश से हैं। 22 ग्रैंड स्लैम और कौन जीत चुका है? 22 ग्रैंड स्लैम दोस्तों और जीत चुके हैं कौन? नोवाक जोकोविच, सर्बिया के। उन्होंने ही तो इस बार अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है, ठीक है, 2023 का। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2023 को कहां से अपनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा शुरू करेगा? तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन ये बहुत ही फेमस है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाई जा रही है, ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल तौर पर चलाई जाती है। जैसे इसमें रामायण सर्किट ट्रेन है, ठीक है। तो रामायण सर्किट ट्रेन जो होगी वो भगवान राम से जुड़े जो भी स्थली होंगी उन पर दर्शन कराएगी, यात्रियों को, श्रद्धालुओं को वहां पर ले जाएगी, जिसमें नेपाल से लेकर के अयोध्या, फिर उसके बाद फिर चित्रकूट होते हुए श्रीलंका तक जाएगी, ठीक है। ऐसे ही भारत गौरव के तहत एक
गुरु कृपा यात्रा शुरू की जाएगी और ये यात्रा शुरू होगी लखनऊ से। यूपी के लखनऊ से गुरु कृपा यात्रा शुरू होगी। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन ये भी होगी और इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य ये होगा सिख धर्म के जो पर्यटक हैं, जो यात्री हैं या जो श्रद्धालु हैं, वो सिख धर्म से संबंधित जहां जहां पर भी जो टूरिस्ट प्लेस है, जो उनके तीर्थ स्थल हैं, वहां वहां पर ये यात्रा कराएगी एक साथ। ठीक है, तो तीर्थ यात्री सिर्फ सिख धर्म के सबसे प्रमुख जो श्रद्धेय स्थल हैं वहां का दौरा कर सकेंगे। याद रखना, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के तहत ये संचालन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सियों सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया? तो ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है दिल्ली में। दिल्ली जो है, दिल्ली सरकार जो है, इसने अनाउंस किया है कि ओला, उबर और रैपिडो की जो बाइक टैक्सी सेवा है, ध्यान रखिएगा, कार टैक्सी सेवा नहीं, बाइक टैक्सी सेवा पर बैन लगाया गया है। और इन्होंने बाकायदे ये भी बताया है कि ये अपने कानून में है नहीं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन करता है, तो इसलिए इन्होंने इनको बैन किया है। अब पीछे जो भी कारण रहा हो, फिलहाल बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाना तत्काल प्रभाव से, यानी कि तुरंत, तो ये तो मतलब समझ लो कि एक दुख की ही बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पार्ट टाइम के रूप में भी इसमें काम किया करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ लखनऊ में भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयज भी हैं, वो लोग भी एज ए पार्ट टाइम 2 घंटे 4 घंटे, कोई 5 घंटे रैपिडो चला करके, और भी ओला या उबर तो यहाँ पर लखनऊ में उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन रैपिडो वगैरह यहाँ खुद चलता है, तो उसको चला करके वो पार्ट टाइम में अपना निर्वहन करते थे, एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट करते थे। लेकिन ये जो है तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाना दिल्ली में, मुझे तो सही नहीं लग रहा, पर्सनली बताऊं अगर तो। आप बताइए आपका क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या और भी बाकी राज्य ऐसा करेंगे आने वाले टाइम पर, या फिर यहीं पर होगा? अगला देखते हैं। हाल ही में टाटा ग्रुप ने कब तक के लिए महिला प्रीमियर लीग का शीर्षक प्रायोजन अधिकार प्राप्त किया? तो टाटा ग्रुप ने दोस्तों 2027 तक के लिए, यानी अगले 5 सालों के लिए महिला प्रीमियर लीग, बोले तो WPL, विमेन्स प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर लिया है। अब ये जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है ना, ये IPL का भी टाटा ग्रुप के ही पास है। आपको पता होगा, वीवो को हटा करके IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा ग्रुप ने जीता था 2 वर्षों के लिए, और अभी इसका 5 वर्षों के लिए जीत लिया है टाटा ग्रुप ने। तो टाटा ग्रुप ही मेजबानी मतलब कि टाइटल स्पॉन्सर होगा विमेन IPL का और मेंस IPL का, दोनों का। ये टाइटल स्पॉन्सर होता क्या है? टाइटल स्पॉन्सर बोले तो टाइटल के पहले बोले जाने वाले स्पॉन्सर का नाम। जैसे आप बोलोगे टाटा IPL, ऐसे ही आप बोलोगे टाटा WPL। ठीक है, टाटा WPL बोलोगे अब से, ठीक है, ऐसे ही टाटा IPL बोलोगे। तो यानी कि जो भी सीरीज होती है, जो भी टूर्नामेंट होता है, उसके टाइटल का नाम लेने से पहले उस ब्रांड का नाम लो, टाटा IPL। तो इसके लिए इसने 600 करोड़ रुपए खर्चे थे IPL के लिए 2 वर्षों के लिए, और यहां पर तो अभी फिलहाल वो पूरा डील आई नहीं है सामने, लेकिन अगले 5 सत्रों के लिए टाटा ग्रुप के पास पहुंच गया है। WPL शुरू होने वाला है। WPL में मैंने आपको बताया था सबसे महंगी खिलाड़ी कौन चुनी गई? स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी बिकी थी। स्मृति मंधाना को RCB ने खरीदा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ये विमेन्स टीम में भी अपनी टीम बनाया है, अपनी फ्रेंचाइजी रखा है। इसने 3.4 करोड़ रुपए में स्मृति मंधाना को खरीदा। और RCB ने ही आपको ये भी बताया गया था कि टेनिस स्टार सानिया मिर्जा जो हैं उनको अपना टीम का मेंटर बनाया था। ठीक है, अच्छा, ये तो WPL की बात हो गई। IPL में सबसे महंगा खिलाड़ी इस बार कौन है? सैम करन है। ठीक है, IPL की घोषणा भी हो चुकी है, टेबल आ चुका है, डेट लिस्ट आ चुकी है, 31 मार्च से IPL शुरू हो रहा है। सैम करन को 18.5 करोड़ में पंजाब किंग्स ने खरीदा है, पंजाब किंग्स ने। तो जो IPL शुरू होने से पहले के जो भी होंगे एग्जाम ना, उस एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, या पिछली बार का विजेता कौन है, वगैरह वगैरह। तो पिछली बार का विजेता आप याद रखेंगे, गुजरात टाइटंस। अगला, हाल ही में किस क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट अमाक्रुस AI लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला चैटबॉट, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट अमाक्रुस AI लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया उड़ीसा में, उड़ीसा सरकार के द्वारा।
इंडिया का फर्स्ट एग्री चैटबॉट अमाक्रस AI लॉन्च्ड। ठीक है, तो गणेशी लाल जी जो कि वहां के राज्यपाल हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। और अमाक्रस AI जो चैटबॉट होगा, ये वहां के किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों के बारे में बताएगा। साथ ही साथ 40 से ज्यादा वाणिज्यिक सहकारी बैंकों और जो भी वहां की सरकार की योजनाएं रहेंगी और जो लोन स्कीम रहेंगी उनसे अवगत कराएगा, उनको दिलाने में भी मदद करेगा। शुरुआत में तो अभी 10,000 किसानों को लेकर के ही एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। धीरे धीरे कहा जा रहा है अगले 1-2 महीनों में पूरी तरीके से ओडिशा में लॉन्च कर दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट या ये लॉन्चिंग हुई कृषि ओडिशा 2023 कार्यक्रम में, जो कि 16 से 18 फरवरी को भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया गया। उड़ीसा आया है, चलिए उड़ीसा देखते हैं इंडिया के मैप में कहां पर है। आप देखोगे उड़ीसा यहां पर पड़ता है। उड़ीसा की राजधानी होती है भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से। प्रोफेसर गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर हैं, जिन्होंने इस AI चैटबॉट को लॉन्च किया था। यहाँ पर झीलों की बात करें अगर, तो चिल्का झील का नाम आता है सबसे पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनसुपा झील भी यहीं पर है, याद रखिएगा ये भी। चिल्का झील से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, दूसरा भारत की पहली रामसर साइट है। दोनों ही याद रखेंगे आप। कंजिया झील भी यहाँ पर है। सिमलीपाल, नंदनकानन, चंदका हाथी विहार, भीतरकनिका बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब यहाँ पर है। लोक नृत्य में घुमरा, छाऊ, सांवरी, पैका, गरुड़ वाहन ये हैं। और यहीं से पूरी जगन्नाथ यात्रा निकलती है, बाली यात्रा, धानु यात्रा ये वगैरह निकलती है यहाँ से। इसके अलावा जिलों की संख्या 30 है। 147 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा 21, राज्यसभा 10 है। राजकीय पशु है सांभर, राजकीय पक्षी होता है भारतीय रोलर और राजकीय पुष्प होता है अशोक। 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी उत्कल दिवस कहते हैं जिसे। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित होगी और करंट अफेयर आपने बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लिया है आज का। चलिए तो अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने आपसे पूछा था रणजी ट्रॉफी का खिताब 2022 में किसने जीता था, तो मध्य प्रदेश ने जीता था। इस बार 2023 वाला सौराष्ट्र ने जीता हुआ है। यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 देश हैं, इसमें ब्रिटेन नहीं शामिल है। ब्रिटेन ब्रेक्जिट हो चुका है, निकल चुका है। ठीक है, आज आपको बताना है बोमडिला दर्रा कहां पर स्थित है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में? बाकी के राज्यों को भी अगर आप जानते हो, इन राज्यों में जो जो भी दर्रा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हरियाणा में तो नहीं है, बाकी राज्यों में जो जो दर्रा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? कल की वीडियो जरूर देखिए, जिसमें आपको दादा साहब और बाफ्टा दोनों के बारे में बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इसके क्विज जाकर के आप MCTA पर सॉल्व कर लिया करो। देखो क्विज जरूर सॉल्व करो, क्विज सॉल्व करना जरूरी है। कुछ गलतियां होती थी लेकिन अब से उसमें गलतियां नहीं होंगी, तो आप जाइएगा क्विज जरूर सॉल्व कीजिए। PDF से आप सेक्शन से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।